Okay, so hello everyone, welcome to our decent star classes. This is your Adarsh Patel. और जैसा कि हम क्लास 10th लाइव प्रोसेस जो अपना चैप्टर है इसका सीरीज यार हम कंटिन्यू कर चुके थे। इसमें हमने एनसीईआरटी ऑपरेशन नाम से एक सीरीज लाया है जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एकदम हम उसको क्लियरली एकदम चीड़ फाड़ करके देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए सीरीज का नाम रख दिया है एनसीईआरटी ऑपरेशन, ताकि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इन डेप्थ में जाकर के समझ रहे हैं। ठीक है क्या। तो चलिए, इसमें पहला लेक्चर हमने न्यूट्रिशन तक ख़त्म कर लिया था। न्यूट्रिशन में जो भी है हमने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम आज देखते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जितना हो पाता है 1 घंटे के अंदर में उतना हम कोशिश करेंगे कि कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए, हम इस लेक्चर को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अ, पर हम इसका पीडीएफ ओपन कर लेते हैं अपना डेस्कटॉप में। यहाँ पे हम ऑटोट्रोपिक को कंप्लीट कर ही लिए थे। अब हम देखते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे तो हाईलाइट कर दूँ। जस्ट ए सेकेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आता रहता है। ठीक है क्या। चलिए भाई, अभी थोड़ा सा छोटा हो गया, आपको क्लियरली सारा कुछ बोर्ड पे यहाँ पे विजिबल हो रहा है हमारे। और हम हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ से लेने वाले हैं। ठीक है क्या। तो देखिए भाई, ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसमें हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि लास्ट सीरीज में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये देख लिया था कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल एंड सम रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O। तो हम देखते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है हेट्रोट्रॉपिक, तो हेट्रो का मतलब देखिए, हेट्रो का मतलब होता है भैया डिफरेंट। क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक का मतलब टू ऑब्टेन फूड या फिर फूड का चैन से जो भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो और न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपना खाना लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिज्म, ये जो अपने हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली ये डिपेंड होंगे, पर एक क्या होगा, ये डिपेंड जरूर होंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे अपना खाना लेने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर तो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना खाना खुद बना पाए, इसलिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है क्या। इस सेकेंड थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, आपको भाई पर हो पाए। चलिए, हम क्लियरली यहाँ से विजुअल हो पाएंगे आपको, और थोड़ा सा हमारी हाइट भी की खासी आपको देखने को मिले। चलिए जी, तो हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं अपना हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। तो देखिए, इस हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भाई ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्लियरली। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, मतलब ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है अपना फूड लेने के लिए या फिर अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं हम? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। वहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्टेड है। The form of nutrition differ depend upon the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism। मतलब कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 पॉइंट को कवर कर रहा है कि जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रेटली डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? तो दो चीज़ों पे डिपेंड है। पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, उस जियोग्राफिकल एरिया में किस टाइप का फूड मटेरियल है उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। और क्या? एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। जैसे कि अगर अलग अलग एरिया जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग प्लांट हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिशन है। इसी तरीके से हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का खाना खाने का जो पैटर्न ऑफ फूड हैबिटेट है, क्या है? जो पैटर्न ऑफ फूड हैबिटेट है ये अलग होता है। अगर ये अलग है तो हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होगा। और दूसरा चीज अवेलेबिलिटी ऑफ
फूड मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, जिस एरिया में जैसा फूड मटेरियल अवेलेबल होगा वैसा ही तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वही चीज है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलिए भाई, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इट इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर। जो फूड सोर्स है स्टेशनरी भी हो सकता है, और क्या जो फूड सोर्स है वो मोबाइल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि फूड सोर्स जो है स्टेशनरी है और जो फूड सोर्स है वो मोबाइल है। जैसे कि अगर हम एक लाइफ एक हम अगर फूड चेन को कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे पर यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी फूड चेन को कंसीडर करते हैं, फूड चेन को कंसीडर करने का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि देखिए, ग्रास है, तो ग्रास पे कौन सा डिपेंडेंट है? डियर। डियर को कौन खा रहा हो? मान लीजिए लायन। तो ये खा रहा है, तो जो ग्रास है जो है, ये तो अपने जगह पे क्या है? स्टेशनरी रहेगा। क्या रहेगा भाई? स्टेशनरी। मतलब ये जो ग्रास है ये अपने जगह पे रुका हुआ रहेगा। जो डियर है और लायन है सब मूविंग है, ये तो चलते रहेंगे खाने की खोज में। तो इसके लिए देखिए, लायन के लिए खाना क्या है? डियर है, और डियर के लिए खाना क्या है? ग्रास है। मतलब कि जो डियर का खाना है वो स्टेशनरी है, और जो लायन का खाना है मूविंग है। मतलब कि जो फूड है वो स्टेशनरी भी हो सकता है और फूड जो है मूविंग भी हो सकता है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे डियर का खाना क्या है? स्टेशनरी है। लेकिन जो लायन का खाना है वो स्टेशनरी थोड़ी है, वो तो भाई क्या है? मूविंग है। ठीक। चलिए जी, ना यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या एनसीईआरटी में लिखता है? तो एनसीईआरटी में इसके बाद हम हाईलाइट करें, यहाँ पे है फूड अलाउ द डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कि हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे लायन को क्या करना पड़ेगा? चल के जाना पड़ेगा तभी लायन खाना खा पाएगा। अदरवाइज डियर आके थोड़ी बोलेगा कि ये लायन हमें खा लो, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा है अलाउ द डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय काउ एंड लायन। ये बात समझ में आ गया जो हमने यहाँ पे बताया। ठीक। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन कौन सा स्ट्रेटजी? तो यहाँ पे लिखा है सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या लिखा है भाई यहाँ पे? कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है लिखी गई है स्पेशली भाई सेप्रोट्रॉप्स के लिए। किसके लिए? सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो यहाँ पे हमने एक लाइन बोला था अपने पहले वाले सीरीज में कि पहले पचाना फिर खाना। पहले पचाना फिर खाना, दैट इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो सेप्रोट्रॉप होते हैं पहले पचाते हैं। कैसे पचाते हैं? तो बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई खाना है, ठीक, तो जो सेप्रोट्रॉप होगा अपने बॉडी के अंदर से क्या करेगा? पहले डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल देगा। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा तो ये खाना का क्या हो जाएगा भाई? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक। अब जैसे ही इस खाने का क्या हो जाएगा भाई? ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब ये चीज ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर इसको क्या कर लेगा? सक कर लेगा, मतलब खाना खा लेगा। दैट इज अ मैकेनिज्म बाय विच सेप्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। इसी को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए जी, तो ये यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे फंजाई लाइक लाइक ब्रेड मोल्ड ईस्ट और मशरूम। ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? सेप्रोट्रॉप के लिए। ठीक। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल याद कर लीजिए। सेप्रोट्रॉप के एग्जाम्पल कौन होते हैं? फंजाई। तो फंजाई में कुछ स्पीसीज है, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ये सब क्या करते हैं? पहले अपने बॉडी के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर अपना खाना ऑब्टेन कर लेता है। ठीक। इसके बाद क्या लिखा है? अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ये जो लाइन है किसके लिए लिखी गई है? तो ये जो लाइन है इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, पहले क्या करेंगे भाई? अपना खाना लेंगे, ठीक, अपने बॉडी के अंदर में अपना खाना लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, मतलब इनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो वो आपको समझ में आ ही रहा है कि एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक। तो चलिए जी, यहाँ पे इस लाइन का मतलब देखिए, ये जो लिखा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं भाई? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या है?
जैसे हम लोग हो गए, हम लोग खाना क्या बोलते हैं, बोलस के फॉर्म में, मतलब ऐसे बोलस बना लेते हैं, फिर हम खाना अपना ले लेते हैं, ठीक। तो बोलस के फॉर्म में खाना ले लेते हैं, फिर जब खाना माउथ के अंदर में हम इंजेस्ट कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इंजेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको च्यूइंग करेंगे, उसके बाद छोटा छोटा पार्ट में हम ब्रेक डाउन कर देंगे। समझ में आया क्या? ये जो मैकेनिज्म होता है, ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम ह्यूमन है, पहले खाना को बोलस के फॉर्म में ले लेते हैं, फिर इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया क्या? चलिए भाई, इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो ये लाइन लिखा है, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। तो ये वही चीज लिखा है। यहाँ पे कुछ लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, ठीक। तो ये जो लाइन लिखी गई है, ये किसके लिए लिखा गया है भैया? ये जो है, ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोले? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग इट्स होस्ट, मतलब बिना अपने होस्ट को मारे। जैसे कि हमारे बाल के जुए हो गए, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी के ऊपर तो रह रहे हैं, पर ये हमारे बॉडी को हार्मफुल नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनका काम बस है कि ब्लड को सक करना, अपना न्यूट्रिशन लेना, ठीक। इनका मकसद ये नहीं है कि हमें मार डालना। समझना है क्या? अगर होस्ट मर जाता है, जैसे हमारे बाल के चूहे हो गए, क्या हो गए, पैरासाइट हो गए, हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट। क्यों हम लोग होस्ट हो गए? क्योंकि हमारी बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि पैरासाइट जिसकी बॉडी पे डिपेंड करता है वो होस्ट होता है। क्या होता है? होस्ट होता है। पैरासाइट जिसकी बॉडी पे डिपेंड करता है, होस्ट होता है। अच्छा, पैरासाइट क्यों डिपेंड करता है? तो न्यूट्रिशन लेने के लिए। क्या पैरासाइट का मकसद हमें मारना है? बिल्कुल नहीं, पैरासाइट का मकसद हमें मारना नहीं है। पैरासाइट हमारी बॉडी से बस और बस खाना ले रहा है। अगर किसी कारणवश हम वीकनेस की वजह से मर जाते हैं, तो इसमें पैरासाइट की कोई गलती नहीं है। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है, हमें और खाना खाना चाहिए था। समझ में आया क्या? तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने होस्ट पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है, ठीक है ना। ये जो पैरासाइट है, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं जो एनिमल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, हम आपको अच्छे से यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो पैरासाइट हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, किस पे? जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। एक तो पैरासाइट होते हैं जो एनिमल पे डिपेंड है। जो प्लांट पे डिपेंड है भैया, उनको बोलते हैं फाइटोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? फाइटोपैरासाइट, मतलब जो प्लांट पे डिपेंड है। जो एनिमल पे डिपेंड है, इनको बोलते हैं जू पैरासाइट, ठीक। जू का मतलब होता है एनिमल, तो जो एनिमल पे डिपेंड है, इनको बोलते हैं जू पैरासाइट, ठीक। ये जो एनिमल पैरासाइट होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। कौन कौन से? एक तो जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। ये जो है हमारी जो बॉडी के अंदर में रहते हैं, इनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। क्या भैया? एंडो पैरासाइट। एक्टो, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं, ये है एक्टो पैरासाइट। और जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ये है एंडो पैरासाइट। क्या बोला? जो हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं, ये है एक्टो पैरासाइट। और जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ये है एंडो पैरासाइट। ठीक है क्या? ठीक है क्या भाई? चलिए जी। तो ये क्लियर हो गया आपको, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, ठीक। इसी तरीके से देखिए, जैसे एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल हम देते हैं, तो जो हमारे हेयर लाइस हैं, क्या हो गए? हेयर लाइस, मतलब जो हमारे बाल के जुए हो गए, LIC है, ठीक। तो जो हमारे बाल के जुए, यहाँ पे देखिए आप, जो हमारे बाल के जुए हो गए, ये कैसे पैरासाइट होंगे भैया? जो हमारे बाल के जुए हो गए, ये हो गए एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर में रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे? कौन से पैरासाइट होंगे? हमारे एंडो पैरासाइट। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल। चलिए भैया, सही है अब। ठीक, 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 ठीक।
थोड़ा सा लगता है करना पड़ेगा। ओके जी, ओके। जस्ट अ सेकंड। चलिए भाई, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं अपना। अब क्लियरली सब कुछ आपको विजुअल हो रहा है, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारी स्क्रीन लगा हुआ है, हम सब देखते रहते हैं कि जो ऑडियो है सही जा रही है, सही जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के चीटिंग कर रहे होते हैं, ना ना, चीटिंग ना। क्योंकि हम चीटिंग नहीं करते हैं यार। हम क्यों चीटिंग करेंगे? चलो भाई, चीटिंग क्या करना है? देखिए, ये जो हो गया सब एक्टो पैरासाइट हो गया, और एंडो पैरासाइट के बारे में हम देख लीजिए। यहाँ पे कुछ और चीज हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे पैरासाइट का आप एग्जाम्पल याद करिए, तो जैसे कॉस्कूटा, ये अमरबेल है, ये प्लांट पे पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? ये प्लांट पे पैरासाइट है। तो ये बोर्ड में पूछा जाता है कि प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? कॉस्कूटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। उसके बाद टिक्स ऑन डॉग। टिक्स ऑन डॉग जो कुत्तों के ऊपर लगा रहता है ना, वही ये टिक्स ऑन डॉग। लाइस हो गया, लीचेज हो गए। लीचेज मतलब जोक, जोक होती है सब ना, गाँव में बोलते हैं हमारे इधर जोक। और क्या हो गया? टेपवर्म। ये क्या हो गया? ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब ये बॉडी के एंडोपैरासाइट। क्या है? एंडोपैरासाइट। तो यहाँ पे देखिए सब एग्जांपल मिल गया ना, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। तो यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे दूसरा लाइन था ना कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इस बात पे भी उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू डिपेंड करता है। तो वही चीज है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो देखिए, ये अभी हम आपको पहले लेक्चर में बताए हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सरफेस की हेल्प से लेता है, और मल्टीसेलुलर में डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर अलग अलग सिस्टम लगा हुआ है बॉडी में, जिसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये बात हम बार बार रिपीट ना करते हुए बस यहाँ पे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं यार, सीधे सीधे। ये जो है अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा, अमीबा, अमीबा। ठीक, तो देखिए, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? तो ये है अमीबा। ठीक, ये अमीबा हो गया अपना। इसका न्यूक्लियस हो गया। जैसे अमीबा खाने को बहुत प्यार से देख रहा है, तो भाई क्या खाना, भूखा है ना अमीबा, तो प्यार से देखाएगा ही खाना। जैसे हम भी लोग भूखे रहते हैं तो प्यार से ही खाने को देते हैं। ठीक, तो ये देखिए अमीबा फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है भाई, देखो। अरे तुम कहाँ से आ गए? तुम मोटू मोटू। तो देखिए यहाँ पे भाई, अमीबा अपना खाना ले रहा है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखिए, अमीबा, ये जो सरफेस है अपना, ये स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया एक फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो स्यूडोपोडिया एक फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो अमीबा है ना, अपना जैसे खाना देखा, मान लीजिए इसको अपना सरफेस से यहीं पे जाकर के ऐसा बेंड कर ले, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। बाकी स्यूडोपोडिया कुछ और नहीं है। ठीक है, स्यूडोपोडिया में बोलते हैं क्या हम, कि फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर। लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, और इस स्यूडोपोडिया से पूरे फूड पार्टिकल को घेर लेगा, मतलब ढक लेगा। उसके बाद इस फूड पार्टिकल को अंदर इनगल्फ कर लेगा, और एक फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्यूडोपोडिया है क्या है? तो ये है फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर। फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अमीबा जो अपना खाना भी ये देख रहे हैं कि सरफेस से लेता है। तो ये चीज हम पहले एनसीईआरटी में पहले भी लिखा था, और ये चीज हम यहाँ पर भी देख लिए। ठीक, चलिए भाई, इसके बाद हम लाइन देख लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफरेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इन सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं? तो टेकन बाय द इंटायर सरफेस, ये हम बता दिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए एक अलग है, नाक है। खाना खाने के लिए मुंह है, उसको चबाने के लिए दांत है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसी तरीके से उसका खाना खाने का पैटर्न और बाकी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर है, बाकी सब कुछ यार कॉम्प्लेक्स होता जाता है। समझ में आया क्या? तो वही चीज लिखा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अमीबा ले लिया, अपना खाना कैसे बनाता है? तो टेम्परेरली फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिर फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी को हम क्या बोले हैं? इसी को हमने बोला है
स्यूडोपोडिया, ठीक। इसी को हमने भैया स्यूडोपोडिया बोल दिया है। सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो अभी हमने आपको समझाया वो सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए पैरामीशियम के बारे में, इन पैरामीशियम विच इज आल्सो ए यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आपको यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म में दो नाम याद रख लीजिए, एक अमीबा दूसरा पैरामीशियम, आपका काम बन जाएगा। द सेल हैज अ डिफिनिट शेप, पैरामीशियम का शेप क्या होता है, तो स्लीपर शेप, ठीक। पैरामीशियम का शेप जो है डिफिनिट शेप लिखा है ना, तो जो पैरामीशियम है क्या है, जो पैरामीशियम है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, चप्पल जैसे। चप्पल जैसे मतलब स्लीपर, क्या, स्लीपर, ठीक। देखिए डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन एन स्पेसिफिक स्पॉट, उसकी बॉडी में फूड वैक्यूल लगे होते हैं, ठीक, वहीं से ले लेता है। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, और जो खाना है देखिए, जो पैरामीशियम में चप्पल जैसा होता है और इसके बॉडी पे ऐसा ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया, तो खाने को क्या कर देता है, इसी सीलिया से धक्का दे दे करके एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लेकर के जाएगा, और वहीं से खाना इनगल्फ कर लेगा, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल, मतलब कि इसकी बॉडी पे क्या है, पूरी की पूरी बॉडी सरफेस पे क्या लगा भैया, सीलिया सीलिया सीलिया, ठीक। चलिए जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा, हम पहले वाले लेक्चर में हम थोड़ा धीरा पढ़ रहे थे, पर अभी हम लेक्चर में क्या करते हैं, थोड़ा क्विक क्विक पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा लेक्चर क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, अपना खाना कैसे लेते हैं, तो हमारा जो खाना लेने का तरीका है, इसमें हमारी बॉडी में सिस्टम लगा हुआ, उस सिस्टम का नाम हम 50 बार बोल चुके होंगे, याद कर लो। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है, ठीक। चलिए भाई चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज ए क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, यही अपना एलिमेंट्री कैनाल है। इसी एलिमेंट्री कैनाल से हम, इसी मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक। इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से हम जो अपना डाइजेशन का प्रोसेस है, ये हम कर पाते हैं, समझ में आया क्या। चलिए भाई, इसके बाद हम ये सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, हाँ ऑब्वियसली ये जो ट्यूब है अपना, इसमें अलग अलग पार्ट है, एंड आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इंटर इनटू आवर बॉडी, मतलब कि एक बार जब हमारी बॉडी में फूड इंटर हो जाता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, मुर्गी क्या यानी अंडे खाता है, वही बात है कि आइए देखते हैं। कैसे देखेंगे, जब पढ़ेंगे तभी तो देख पाएंगे, तो चलिए जी, इसको हम पेज को करते हैं थोड़ा सा जुम्मा जुम्मा, क्या करते हैं, जुम्मा रे जुम्मा कर देते हैं, और फिर हम तो पढ़ते हैं, ठीक। चलिए भैया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा हम फिक्स कर दें, ताकि और सब हमको लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक। चलिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो एक पीडीएफ है, पता नहीं कैसे यार डाउनलोड हो रहा है, ये सही से आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम यहीं से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा पाएँ बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम मजे मजे में, मजे मजे। चलिए भाई, तो यहाँ पे मजे मजे करते हुए हम ये चीज को देख लेते हैं। जब खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, देखिए ये जो पूरा है, मतलब माउथ से लेकर के ये अपना नीचे एनस तक, ठीक, ये जो पूरा की पूरी ये जो ट्यूब हमें दिख रही है, ठीक, ये जो इंटेस्टाइन वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद एनस, इस पूरी की पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं भैया, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए पहले हम इसमें थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं, और फिर हम आपको अब समझाते हैं कि जो भी अपना डाइजेशन का प्रोसेस है कैसे चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो अपना यार डाइजेशन का प्रोसेस है कैसे चलता है, तो माउथ से लेकर के नीचे एनस तक ये जो पूरे की पूरी है, इसको हमने क्या बोल दिया भैया, एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया ना, इसको हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। इस एलिमेंट्री कैनाल में दो पार्ट है, ठीक। एक तो है डाइजेस्टिव ट्रैक, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या है, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए, यहाँ पे हम अ, इस चीज को तो देखते ही हैं, तो पहले हम समझा ही लेते हैं यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हमको।
कि हम बार बार लाइन पढ़े। ठीक। हाँ, तो देखिए ये जो पूरा हम ध्यान से समझिए, हम एक बार चीजों को सब बताते हैं फिर हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, दो पार्ट हो गए। एक एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट हो गया, ये है क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। ठीक। ये जो बोलता है ना ट्रिन 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 ट्रैक ट्रैक, तो वही है ट्रैक का मतलब रास्ता। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के भी ऊपर में वीडियो पूरा बना रखा है हमने, आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के भी ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, तो देख सकते हैं। ठीक। तो देखिए इस डाइजेस्टिव ट्रैक में जैसे हम खाना कहाँ से निकलेंगे, माउथ से। तो यहाँ से लेकर के एनस तक में ये जो पूरा रास्ता है, ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो जब पहले आप इमेजिन करते जाइए हमारे साथ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए खाना हम पहले मुंह में लिया, इंजेस्ट किया, ठीक है ना। फिर पहला प्रोसेस हो गया इंजेशन, मतलब माउथ में हमने खाना लिया, दांत वगैरह है, जीभ है, इसे हमने चबाया, और इसको जो हमारे मुंह में सलाइवा है, इससे भी थोड़ा सा खाना हमने डाइजेस्ट किया। तो ये तो पार्ट रहा अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड का। ये हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखेंगे कि खाना कैसे पचता है। पर अभी हमने खाने को निगल लिया है, मतलब इंजेशन कर लिया है। इसके बाद हमने इसका बोलस बनाया, तो हम बोलस बना रहे थे, मतलब गोल सा बना लिया, ठीक है ना। बोलस बन गया। अब हमने खाना कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, फेरिंग्स पे। यहाँ पे क्या है भैया, फेरिंग्स। ठीक, मतलब माउथ कैविटी जो है, या फिर इसको बोलते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ठीक, यहाँ से खाना फेरिंग्स पे। फेरिंग्स को हम बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम दबा दें ऐसे करके, नहीं नहीं दबाएंगे नहीं, यहाँ पे अगर हम दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आती है। मतलब यहाँ पे एयर वाली भी पाइप अवेलेबल है और फूड वाली भी पाइप अवेलेबल है, इसीलिए हम बोले हैं एक कॉमन रास्ता है। यहीं से सांस भी अंदर जाता है लंग्स की तरफ, और यहीं से इसके पीछे जो अपना खाना वाला ये जो इसोफेगस आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये इसोफेगस भी है। समझ में आया क्या। तो ये दोनों चीज है, इसीलिए हम इस फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज, मतलब कॉमन रास्ता है खाने के लिए और हवा के लिए। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद इस फेरिंग से हमारा जो खाना है, अच्छा इसी फेरिंग्स पे देखिए, अब खाने को थोड़ी पता है कि हमको कहाँ जाना है। जो खाना है, ये अगर दो रास्ता मिलेगा तो हवा वाली पाइप में भी जा सकता है और खाने वाली भी पाइप में जा सकता है। खाने को थोड़ी पता है कि हमको इस रास्ते जाना है। तो जो फेरिंग्स, जो हवा वाली पाइप है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किससे, कार्टिलेज का। कार्टिलेज आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ढक्कन जैसा होता है। इसी को बोलते हैं ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं भैया, ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ईपी, ईपीआई पीएलओ डबल टी आई एस। क्या बोला, ईपीग्लोटिस। इसी ईपीग्लोटिस को बोलते हैं कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ये जो कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम खाना निगलते हैं तो हमारी जो एयर वाली पाइप, मतलब जो हवा वाली पाइप है, जो विंड वाली पाइप है, इसको ढक लेता है। तो खाना के पास बस एक ही रास्ता बचा, तो खाना इसोफेगस में हमारे पहुंच जाएगा। देखो इसोफेगस जो है, ये इसोफेगस बस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, बस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बकल कैविटी से तो ओपन हुआ है, और ये चला जा रहा है यहाँ 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 हमारे पेट तरफ। कहाँ पे चला जा रहा है, स्टमक में जाकर के ये इसोफेगस ओपन हो रहा है। अच्छा, जो हमारा इसोफेगस होता है ना, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं चल रही होती। समझ में आया क्या, मतलब यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह नहीं पाया जाता है। एंजाइम क्यों नहीं पाया जाता है, तो क्योंकि हमारे इसोफेगस के अंदर में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं चलती है। ये इसोफेगस कहाँ पे जाके खुल रहा है, तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो इसोफेगस है भाई, ये ओपन हो रहा है इस स्टमक के अंदर। जो हमारा पेट है ना, ये पेट 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 पेट, इस पेट के अंदर में स्टमक में ये जो इसोफेगस है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो ये जो पूरा आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो पूरा आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, ये इसोफेगस खुल रहा है। ठीक, ये इसोफेगस इस हमारे स्टमक में खुल रहा है, पेट में। अब जब खाना पेट में जाता है तो क्या होता है, पेट में निकलता है एसिड, पेट में निकलता है एंजाइम, और जो पेट, ये जो पेट का जो है ना अपना यार, ये जो पेट है, ये जो पेट है ऐसा ऐसा घूमता रहता है, ऐसा गोल 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 ऐसा घूमेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट, मतलब इनका एकदम चूरा बना देगा। ठीक है ना, मतलब ये जो पेट है ना भैया, इनको ऐसे ऐसा घुमा के इनका एकदम चूरा बना देगा। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। तो पेट में, स्टमक में हमारे ये जो है चर्निंग मूवमेंट चलेगा। फिर खाना कहाँ चला जाएगा, हमारी छोटी आंत में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना अपना, ये है अपना छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, ये जो डायमीटर में
छोटी आंत का मतलब ये नहीं कि साइज में छोटा, छोटी आंत का मतलब होता है कि जो जिसकी जो नली है ना वो पतली है, मतलब जो डायमीटर इसका है छोटा है। तो यहाँ पे आप छोटी ना आंत देखिए, इसका डायमीटर क्या है, पतला है ना, और ये बड़ी आंत देख लीजिए इसके बगल में जो है, इसका डायमीटर क्या है, थोड़ा चौड़ा है, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, साइज से कोई लेना देना नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचा, उसके बाद खाना कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना पचने के बाद जो गंदगी होगी, जो भी फीकल मैटर होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हम एनस के रास्ते एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए भाई, यहाँ पे हम एनसीईआरटी का लाइन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे क्या लिखा है, we eat various type of food which has no pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are very small and of the same texture। ये तो हम बता दिए आपको। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, मतलब जो खाना है हम इसको कैसे क्रश करते हैं, इसकी हेल्प से, तो अपने टीथ की वजह, मतलब दांत से इसको हम कुचल देंगे, ठीक। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, और जो हमारी लाइनिंग है कैनाल की क्या है, सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड, वेटेड मतलब माउथ में क्या है, सलाइवा, ये जो लार निकलता है ना, सलाइवा, इसी की वजह से खाना क्या हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है, टू मेक द पैसेज स्मूथ, और आसानी से ये जो खाना है हमारे नीचे टिश्यू फेगस की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब एनसीईआरटी के लाइन को समझते रहते हैं और इसका ऑपरेशन करते रहते हैं, ठीक। चलिए भाई, क्या लिखा है, वेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, जैसे कि हम कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना देख लिया, जैसे क्या, जो नॉनवेज है उनके लिए चिकन और मटन, जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर, ठीक। तो ये नाम सुन के क्या लगा, और वही बारिश हो रहा है, बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम हमारे इधर है, तो इसमें पकौड़ा, तो क्या आया मुंह में पानी आया ना, इमली, मुंह में पानी आ गया। तो जैसे सब बोलते हैं माउथ वाटरी हो जाता है, ठीक। तो ये जो माउथ वाटरी हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, तो क्योंकि सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सलाइवा है, सलाइवा है जो लार है, इसका सिक्रेशन बढ़ जा रहा है, इसलिए माउथ वाटरी हो जा रहा है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फील्ड फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, सलाइवा इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, तो सलाइवा जो है हमारा सिक्रेट होता है हमारे सालिवरी ग्लैंड से। समझ में आया क्या, सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है भाई, तो सलाइवा जो है हमारा सिक्रेट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से। अब आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए जी, तो ये सलाइवा जो है हमारा सिक्रेट हो गया है सलाइवरी ग्लैंड से। यहाँ पे देखिए, ये फिगर भी अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना, ये फिगर भी आपको क्या हो रहा होगा अब अच्छे से, सेकेंड विजिबल हो रहा, ठीक। इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा फिगर अच्छे से विजिबल हो पाए, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ तक तो हमने यार लाइन को कवर कर लिया। अब देखिए, अ, ये सब हो गया, माउथ जो है हमारा वाटरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ठीक है ना, क्रशिंग द फूड विदाउट दिस सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट एंड फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक द पैसेज स्मूथ। और ये वाटरी अपना माउथ हो जाता है, क्यों, तो फ्लूइड जो सिक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा। कहाँ से सिक्रेट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। तो सलाइवा कहाँ सिक्रेट हो गया, हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, वहीं से सलाइवा सिक्रेट हो जाता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज complex nature. It is absorbed from the alimentary canal. It has to be broken into the smaller molecule. This is done with the help of the biological catalyst, जिसको क्या बोलते हैं, एंजाइम, ठीक है ना। मतलब जो खाना, ये जो सलाइवरी माइलेज है क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जैसे एंजाइम है, ये बस रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि एंजाइम कंज्यूम हो जाता है, एंजाइम खर्च नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम बस वहां पे गिरेगा, खाने को डाइजेस्ट करेगा, बस खत्म, ठीक। टाटा बाय बाय, खत्म।
नहीं नहीं, लेक्चर थोड़ी खत्म। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो गए, ठीक। तो यहीं पे लिखा था सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। जो सलाइवा में एंजाइम होता है, ये होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। देखिए, जैसे भी हम आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल रखवाए ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बार फिर इस चीज को देखिए। इसके बाद हम एक डाइजेस्टिव अपना ग्लैंड भी बताते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। क्या आएगा? MAZA, MAZZZA, मजा। हम्म, चलिए। देखिए, ये टंग है, टंग का काम क्या होता है? तो टंग का काम होता है खाने को अच्छे से मिक्स करना, ठीक ना। और हमारी माउथ की क्लीनिंग करने में भी टंग हेल्प आता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, पहले हमारा एलिमेंट्री कैनाल में मुंह है आ गया, माउथ क्या है? बस एक ओपनिंग है, इसके अंदर का जो इतना ये जो गड्ढा है ना, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसके बाद है इसोफेगस। ये जो इसोफेगस है, इस पेट में खुलता है। पेट है कि खेत है? पेट है भाई। इसमें स्टमक में कुछ कुछ का, तो इसमें जो देख रहे हैं वीडियो, इनका खेत होगा, खाते रहते हैं, इनको पता ही नहीं लगता है। तो स्टमक, ठीक। इसके बाद देखिए, ये जो स्टमक से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। यही हम आपको बता रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से खाना बाहर हो जाएगा एनस के रास्ते। तो ये जो पूरा था भैया, ये था अपना एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद देखिए, अलग अलग जो एलिमेंट्री कैनाल है, इससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसा ग्लैंड, ऐसा बॉडी का पार्ट, ठीक है ना। या डाइजेस्टिव ग्लैंड को या बोल ऐसे बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल होते हैं। क्या ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल होते हैं जो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक। तो एंजाइम सिक्रीट होता है तो हमारा खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। तो देखिए, जैसे हम पहले खाना का इंजेस्ट किया ना अपना माउथ में, तो माउथ में जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे ध्यान से आप सुनते जाइए, जो माउथ में ग्लैंड है हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। तो जैसा कि नाम है सलाइवरी ग्लैंड, इसको हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक। मतलब ये जो लार है, ये जो सलाइवा है, इसको सिक्रेट करने वाला ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। ये क्या सिक्रेट कर रहा है? सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट कर दिया। इसके बाद तो क्या बताएं हम? इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई ग्लैंड ही नहीं पाया जाता। जब ग्लैंड ही नहीं पाया जाएगा, तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होगी नहीं। इसके बाद खाना हमारा कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता है हमको पढ़ाने में। स्टमक जो है, स्टमक में देखिए कुछ चीज सीक्रेट होता है, HCl। अरे, HCl मतलब तेजाब। हाँ, इसीलिए जो स्टमक होता है, इसका पीएच होता है 1.8। यस सर, ये तो पूरा एकदम एसिडिक होता है। हाँ, एकदम एसिडिक होता है। तो हमारा पेट खराब हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। अभी तक तो हमारे पास पेट है। नो नो। क्यों? क्योंकि म्यूकस भी पाया जाता है। तो म्यूकस हमारे पेट की दीवार को कोटिंग कर देता है, इसलिए HCl पेट जो है, इसकी वाल पेट की दीवार इसको खराब नहीं कर पाता है। इसके बाद जो एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है पेप्सिनोजेन, ठीक। देखिए, पेप्सिनोजेन, यहाँ पे देखिए, ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये जो होता है कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव, मतलब ये सक्रिय नहीं होता। अभी काम, ये जो पेप्सिनोजेन है काम नहीं करेगा, ठीक। तो जब इस पेप्सिनोजेन पे HCl गिरता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है भैया पेप्सिन में। क्या हो जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन को तोड़ना। किसको तोड़ना? प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ देगा और कुछ प्रोटीओज में बदल देगा। प्रोटीओज में, और क्या? पेप्टोन में बदल देता। ये सब कुछ केमिकल कंपाउंड है जिसमें बदल देगा, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे देखिए, जो हम खाने में बोले हैं ना, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट का को तोड़ तोड़ के इतना छोटा करना है कि ये ग्लूकोज में बदल जाए, ठीक। खाने में हम फैट लेते हैं, तो फैट को इतना छोटा छोटा तोड़ देना है कि किसमें बदल जाए? फैटी एसिड में बदल जाए, और ग्लिसरॉल, हाँ, ग्लिसरॉल में बदल जाए। और प्रोटीन को इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना, इतना तोड़ना, इतना तोड़ना है कि ये अमीनो एसिड में बदल जाए। समझ में आया क्या? मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको इतना तोड़ना है कि ये ग्लूकोज में बदल जाए। ध्यान से देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट को इतना तोड़े कि ग्लूकोज में बदल जाए, फैट को इतना तोड़े कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाए, और प्रोटीन को इतना तोड़े कि ये अमीनो एसिड में बदल जाए। समझ में आया क्या? तो कुछ इतनी इनकी कुटैया पिटैया करनी है पेट में, तब जाकर के जो अपना खाना है, इसका प्रॉपर डाइजेशन होगा। ठीक भैया। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। तो ये सब हो गया, ठीक ना। तो देखिए, ये जो प्रोटीज और पेप्टोन में अभी खाना हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक। इतना काम होगा हमारा स्टमक के अंदर में, ठीक। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए ये सब प्रोसेस होगा कि जो है इसको ग्लूकोज में, अच्छा ये जो माउथ है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो देखिए माउथ में हमारा था सलाइवा, तो सलाइवा का काम होता है स्टार्च, जैसे स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, तो स्टार्च पे जो सलाइवरी एमाइलेज, क्या बोला था, सलीवरी अमाइलेज एक्ट करेगा, मतलब कि जो स्टार्च है इस पे हमारा सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा, तो स्टार्च जो है कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में, माल्टोज मतलब ये भी क्या है, एक ग्लूकोज ही है, क्या है, ये भी ग्लूकोज है, ठीक, तो इसमें खाना टूट जाएगा। पर ये जो स्टार्च होना चाहिए ना, एक कुक्ड होना चाहिए, अभी हम स्टार्च आपको पढ़ाए है ना कि स्टार्च पोटैटो में भी होता है, पर कच्चा पोटैटो हम थोड़ी खा पके गला पाते हैं, पका हुआ तो पोटैटो खा के गला पाते हैं, तो वही चीज देखा, ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन हो गई, स्टमक की भी रिएक्शन होगी। और बाकी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आपको बताते हैं कौन सी रिएक्शन चलती है, देखिए ये जो अपना माल्टोज में कन्वर्ट हो गया ना, अभी ये माल्टोज में बदला है, फिर इस माल्टोज को तोड़ करके हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे, देखिए ज्यादातर जो डाइजेशन वाला एक्टिविटी होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की भी एक्टिविटी चलती है। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं यहीं पे, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो डाइजेशन भी बहुत तगड़ा होगा, क्या होगा, डाइजेशन भी बहुत तगड़ा होगा, और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी अपना बहुत तगड़ा होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ में आया मुन्ना, कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक्टिविटी जो है ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत तगड़ा होता है, क्या होता है, बहुत तगड़ा, अरे झगड़ा नहीं तगड़ा हो, तो डाइजेशन और एग्जॉशन दोनों चलेगा। अब देखिए जितना भी है, जैसे यहाँ पे माउथ में हमने क्या बोला, माल्टोस बना है ना, तो माल्टोस का डाइजेशन होगा, माल्टोस को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो है माल्टेज, ठीक, ये जो माल्टेज है इस माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, और प्लस फिर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो प्रोटीओज आया है ना, ये जो प्रोटीओज अभी यहाँ पे बना है ना, प्रोटीओज हो गया, चाहे पेप्टोन हो गया, ठीक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आकर के ये कन्वर्ट हो जाते हैं सब के सब अमीनो एसिड में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करना है, अमीनो एसिड में, ठीक। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का हम चीज लिखते हैं, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है, फैट को तोड़ने के लिए एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइपेज, क्या नाम है, लाइपेज, ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में और ग्लिसेरॉल, ठीक, तो फैटी एसिड और ग्लिसेरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो देखिए ये सारा का सारा कुछ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, उसके बाद खाने को एब्जॉर्ब किया, क्यों खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक, इसी विलाई की हेल्प से खाना सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद जितना जो अपना फीकल मैटर है, मतलब गंदा जो फीकल मैटर है, सारा का सारा यहीं पे स्टोर हो जाएगा, फिर एनस के रास्ते बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में है क्या, चलिए अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, देखिए ये जो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है लीवर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट, एक गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, अभी हम ये सब चीज देख ले रहे हैं, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके साथ एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लीजिए खाना जो है बोलस के फॉर्म में हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे बोलस के फॉर्म में, अब इस खाने को कहाँ जाना है, नीचे जाना है ना, तो देखिए नीचे जाना है, ठीक, जब नीचे जाएगा तो इस इसोफेगस में ऐसा ऐसा वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जनरेट होगा, क्या होगा, वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ पे होता है, तो इसोफेगस के अंदर में अपना पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है यार, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए जब हम थोड़ा हो जाते हैं छोटू, क्या हो गए, छोटू, अब हम देखते हैं एक एक लाइन एनसीईआरटी का, अब आपको समझ में आएगा, देखिए अब लिखा है सलाइवा कंटेंट एंजाइम सलाइवरी माइलेज, बता दिया भैया सलाइवरी माइलेज होता है सलाइवा में, ठीक, स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक।
दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर। तो बिल्कुल शुगर ही है, माल्टोज भी एक शुगर ही है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। द फूड इज मिक्स्ड थ्रू आउट द सलाइवा, बोले ना सलाइवा एकदम मिला देगा, गेंदा बना देगा। एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग, और ऐसा बॉल बन के घूमता रहेगा, आप कुछ तो ऐसे कुछते रहेंगे, और पूरे मुंह में अपने घूमते रहेगा, फिर वो जो खाना है इसोफेगस में जाएगा। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो वो डाइजेस्टिव ट्यूब यहाँ पे क्या है, मतलब इसोफेगस अगला वाला पार्ट है। इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ठीक। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज अ मसल दैट कंट्रैक्ट रिदमिक इन ऑर्डर टू पुश द फूड। तो वही है जो जो मसल्स है, खाने को नीचे धक्का देगा एक प्रॉपर फैशन में, ठीक। वही रिदमिक कंट्रैक्शन, ऐसा ऐसा ऐसा, एक ही साथ, ठीक। इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस तरीके के मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। जैसे ऐसा नहीं है कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, ये केवल हमारे इसोफेगस के अंदर में पाया जाता है, ठीक। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है भाई, ये हमारे इसोफेगस में केवल नहीं, ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, तो इंटेस्टाइन भी खाने को क्या करेगा, इसका धक्का देगा, धक्का 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 ऐसा देता रहेगा ना, तो वही चीज है, ठीक। पेट भी चढ़ने मूवमेंट से उसको भागाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी खाने को क्या देगा, धक्का देगा, धक्का धक्का धक्का, ताकि तुम रेक्टम पे जाके स्टोर हो सको, ठीक। चलिए जी, यहाँ पे एकदम मसाला बन गया है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे हम कुछ चीज, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर एक चीज हम आपको और समझाएंगे। देखिए वो चीज समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब खाना वहां से इसोफेगस के रास्ते स्टमक में चला गया, तो थ्रू द पाइप और इसोफेगस, मतलब फूड पाइप या फिर इसोफेगस के थ्रू। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन द फूड इंटर इट, मतलब इसीलिए बोले हैं, पेट है कि खेत है, खाना डालोगे तो स्टमक जो है ना ये सब फैल जाएगा, ठीक। तो वही बोले हैं। तो मस्कुलर वॉल, ये मस्कुलर वॉल है तो मसल क्या हो सकता है, मसल स्ट्रेच हो सकता है। वही मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रू आउट द विद द डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमें डाइजेस्टिव जूसेस भी आपको बता चुके, जो भी एचसीएल है, म्यूकस है, पेप्सिनोजेन है, इस सबको मिलाकर के डाइजेस्टिव जूस, मतलब ऐसा जूस जो खाने को पचा दे रहा है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। अरे समझ में आया क्या? देखिए इसके बाद क्या लिखा है, द डाइजेशन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक। तो स्टमक के अंदर में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसीलिए तो जब पेट खाली होता है तो गैस बन जाता है, क्यों, क्योंकि HCl ज्यादा निकलने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन, स्टमक में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो हाईलाइट कर दें, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, दूसरे कलर से कर दें क्या? ये मास्टर आप तो बस पीला पीला यूज करते हैं ना ना, मास्टर बहुत रंगीन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ स्टमक में, ठीक। पीला फिर यूज करेंगे क्योंकि इससे विजिबिलिटी अच्छी आती है। चलो भैया स्काई ब्लू यूज कर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो HCl है क्या रिलीज करेगा। अरे मास्टर ये तो पूरा गंदा कर दिया, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो वही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, अभी हम पेप्सिन नाम बताएं तो वो रिलीज करेगा, और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, ठीक, वही बोले गैस बन जाता है। विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, मतलब समझाए ना, कि जो HCl है पेप्सिन पे एक्ट कर, पेप्सिनोजेन पे एक्ट करके पेप्सिन में बदल देगा, मतलब एंजाइम को हमारे एक्टिवेट कर देगा। व्हाट इज द अदर फंक्शन डू यू थिंक सर्व्ड बाय द एसिड, मतलब और क्या फंक्शन हो सकता है, तो और क्या फंक्शन हो सकता है तो बताओ मुन्ना। और फंक्शन हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खाने के साथ हमारे खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो जाएंगे कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगा, ठीक। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये क्या लिखा है कि HCl से हमारा पेट जो है, पेट की वाल जो है, स्टमक की वाल जो है, ये खराब क्यों नहीं होती है, तो उसका आंसर क्या बोलेंगे, उसका आंसर बोलेंगे कि द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक। चलिए जी ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक। मान के चलें क्या कि ना माने, कि मास्टर हम तो बहुत नालायक आदमी हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास कैसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं, करना पड़ता है। चलिए भाई।
अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और क्लीन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ चीजें आपको और बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना मुन्ना। मुन्ना, ये सब लिख लिया था कॉपी में? लिखना था मुन्ना कॉपी में, ठीक। इसलिए हम थोड़ा सा जगह छोड़े जा रहे हैं ताकि आप सब अच्छे से इसको लिख पाएं। इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप सब इसको अच्छे से लिख पाएं, ठीक। आप सब अच्छे से इसको लिख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए भाई, यहाँ पे हम कुछ चीज और पढ़ते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके कुछ पार्ट पढ़ लीजिए, फिर आपको आगे और अच्छे से। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आप ट्रिक से याद कर लीजिए। DJI, DJI, ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है? जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम। तीसरा क्या होता है? आई फॉर इलियम। आई फॉर इलियम, ठीक। ड्यूजनम, जेजूनम और इलियम। इसके बाद देखिए, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका डायमीटर जो है ज्यादा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कैसे याद करेंगे सर? और तो CCR का मतलब सीकम, क्या? सीकम। दूसरा कोलोन। तीसरा आर से बोलिए रेक्टम, ठीक। तो रेक्टम पे ही जो हमारा फीकल मैटर है सारा का सारा, डाइजेस्टेड जो फूड है, ये सब जाकर के क्या होता है भाई? स्टोर हो जाता है। इसके बाद एनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया क्या? तो इसको आप लिख लीजिए, ड्यूडनम, जेजुनम, हीलियम और सीकम कोलन रेक्टम, ठीक। चलिए भाई, मिटा दें क्या? चलिए जी, इसको हम मिटाते हैं। टक 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 टक। खत्म खत्म खत्म। इसके बाद देखिए, जैसे कि हमने ये चीज पूरा कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से PDF विजुअल हो रहा होगा। हमारा कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा PDF आपको यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे विजुअल होता है, ठीक। इसलिए हम इतना एक थोड़ा सा टाइम ले लेकर के यार आपको हम समझाते रह रहे हैं, ठीक ना। तो आप बुरा ना मानिएगा कि आपको पहले से करके लाना चाहिए था ना सर। नहीं मुन्ना, इतना टाइम थोड़ी रहता है। ऑफलाइन में भी पढ़ना है, ऑनलाइन में भी पढ़ाना है। ये कहीं मास्टर कहाँ कहाँ पढ़ाए? चलिए, चलिए भाई, यहाँ पे अब देखते हैं। हैव यू, यहाँ पे क्या लिखा है? हैव यू हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी? तो ये हम बता दिए। एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि एसल का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, जब हम खाली पेट रहेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? माइक तो चल रहा है ना? हाँ भाई, माइक तो चल रहा है। देखिए क्या है, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस? बस हाँ, ये तो सही है। इसके बाद क्या है? द exit of the food from stomach is regulated by the sphincter muscle, which is released into the small it in small amount into the small intestine। इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब समझाने के लिए फिर हम फिगर पे आते हैं। ये जो हमने फिगर गंदा सा कर दिया है ना, इसी में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या था? अपना पेट है, ठीक। ये पेट है। इसके बाद देखिए, जो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर है, मतलब एक मसल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वाल जैसा लगा हुआ है। देखिए, जो वाल्व होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो वाल, जो ये अपना स्फिंक्टर है, क्या हो गया? स्फिंक्टर। इनका काम देखिए, इनका काम होता है टू प्रिवेंट दी टू प्रिवेंट दी बैक मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करना, ठीक है ना। बैक मूवमेंट को प्रिवेंट करना इस स्फिंक्टर का काम है। मतलब जैसे खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ना, अब ये वापस ना जा सके। जैसे मान लीजिए इसोफेगस से खाना कहाँ आ गया है? स्टमक में आ गया है। क्या बोले? जैसे मान लीजिए स्टमक, इसोफेगस से खाना स्टमक में आ गया है। अगर स्टमक का खाना इसोफेगस में जाने लगेगा तो ये तो रिवर्स पेरिस्टालसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस मतलब ऊपर से नीचे आना। रिवर्स पेरिस्टालसिस का मतलब इस उल्टा। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन को, इसको बोलते हैं ओमिट, मतलब उल्टी हो जाएगी ना। तो स्फिंक्टर का यही काम होता है, ठीक है ना। तो जो अपना पेट है ना, तो पेट के ऊपर भी ऐसा स्फिंक्टर है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं।
और जो नीचे लगा है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, ये जो स्फिंक्टर मसल है इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये क्या करता है, तो स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना अगेन स्टमक में ना जा पाए तो उसको रोकता है। ठीक है ना? चलिए जी, चलिए जी, इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सही बात है, जो छोटी आंत है हमारी, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना? विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस, ए कॉम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। बहुत कॉइलिंग है, अभी देखें आप। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द फूड द ईट। ये भी बहुत अच्छा बात लिखा है कि अलग अलग एनिमल के अंदर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ये अलग अलग होती है। अलग अलग एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, गाय है या फिर भैंस है तो उसका इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो घास खा रही तो पचने में ज्यादा समय लगेगा, ये जॉब भी ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को उसमें साइज एनिमल में ज्यादा होती है, जो हमने एग्जांपल दिया। और हम लोग का एक मिनिमम साइज होता है, साइज जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए, इसमें ये हो गया, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेलुलोज टू डाइजेस्ट। ये बहुत अच्छा बात लिखा है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? इसी से बना है, सेलुलोज से। और सेलुलोज को पचाने के लिए ज्यादा बड़ा इंटेस्टाइन चाहिए ही चाहिए। ठीक, इसके बाद लिखा है मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस जो कार्निवोर जैसे टाइगर हो गए, इनके पास छोटी आंत होती है, मतलब स्मॉलर इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन का यहाँ पे लेंथ से मतलब है। ठीक है ना? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है ना, साइज में नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, पर अलग अलग एनिमल में एनिमल क्या खाते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है ना, इंटेस्टाइन की लेंथ वैरी करती है। ठीक है ना? तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किस बात पे वैरी करती है? तो ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है, उसका फूड हैबिटेट क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में। ठीक, चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, बोल दिया ना। कितना भी थोड़ा बहुत बाकी है पचना, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पच जाना है। ठीक है ना? कंप्लीट डाइजेशन हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, तीन चीज हम बताए हैं खाने में ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अरे मास्टर, अब पढ़ के आते हैं क्या? ना ना ना, देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। ये तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए फिर अब हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम, 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 डायग्राम। अरे मास्टर, कितना बोलते रहते हो तुम? थोड़ा तो बोल लेने दो यार, थोड़ा तो बोल लेने दो यार, तुम लोग बोलने ही नहीं देते हो यार। अरे अरे अरे, देखो ये ऊपर का इसोफेगस हो गया, तो पेट बना रहे हो मास्टर, क्या बना रहे हो? देखो, ऊपर का ओ फॉर इसोफेगस हो गया, ए स्टमक हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए, स्टमक जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है ना? उसके पहले ये जो, जैसे मान लीजिए ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, क्या है अपना ये जो है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो यहाँ पे स्फिंक्टर लगा है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो अपना पार्ट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम। ठीक, इसी ड्यूडेनम में यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज लगा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? पैनक्रियाज। आप अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, उसमें सही से है। ठीक, यहाँ पे पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। ठीक है ना? पैनक्रियाज भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। इसके बाद यहाँ पे है भैया लीवर। क्या है? लीवर। ये है हो गया अपना लीवर। ठीक, यही लीवर के नीचे होता है गाल ब्लैडर। क्या हो गया? गॉल ब्लैडर। फिर यहाँ से भी एक नली आ गई, एक नलकी, एक नलकी, फिर ये जो दोनों नलकी है इसी ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है? गाल ब्लैडर। अरे मास्टर, कितना गंदा तुम फिगर बना दो, नहीं बनानी है। गॉल ब्लैडर, लीवर। देखिए, तो लीवर का जो काम होता है बच्चा, लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस, ध्यान से देखना, बनाना। ठीक है, लीवर का काम बाइल जूस बनाना। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? इस बाइल जूस को, इसको, बाइल जूस को स्टोर करना। किसका काम है? इस गॉल ब्लैडर का काम है। ठीक है ना?
तो लीवर का काम है बाइल जूस को बनाना, गॉलब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करके रखना, ठीक। अच्छा, अब देखिए एक एक चीज पढ़ते चलते हैं। जो बाइल जूस है, यहाँ पे इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा यार क्लियर कर देते हैं। चलिए जी, ठीक। यहाँ पे अब देखिए, ये जो बाइल जूस है इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ION, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कितना गंदा लिखते हो यार मास्टर, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए फैट है ना, इसको इमल्सिफाई करने का मतलब ये हो गया कि इसका सरफेस एरिया से बढ़ा देना, दैट इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक। इस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा बताया मैंने, लाइपेज, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइपेज एक्ट कर पाएगा, तो जल्दी से जो फैट है क्या है ये जो फैट है डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब ये जो हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं ना, तो पैनक्रियाज से देखिए जो इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस, ठीक, इंटेस्टाइन से जो निकलने वाला जूस है, इसको या तो बोलो इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोलो, इंटेस्टाइनल जूस बोल लो इनको, या फिर इन्हीं को एक और नाम से बोलते हैं सकस इंट्रिकस। क्या बोलते हैं? सकस इंट्रिकस, ठीक। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस, पैनक्रियाज से जो निकलने वाले जूस हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक जूस, ठीक। इस पैनक्रिएटिक जूस में देखिए कंपोनेंट क्या होता है, एक तो होता है ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है ना। देखिए जिसके भी लास्ट में जेन है ना, पहले तो इनएक्टिवेट होता है फिर इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो ट्रिप्सिनोजेन किस में एक्टिवेट होता है, तो ट्रिप्सिन, ठीक, ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था ना मुन्ना, तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। इसके बाद यहाँ से निकलेगा लाइपेज, ठीक। ये जो लाइपेज है ये क्या करता है, फैट का डाइजेशन करेगा, समझ में आ गया ना। लाइपेज कहाँ से निकलता है, तो यही मैं पहले बताया था। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। जो वहाँ पे माल्टोज बना था ना सलाइवा से, वो चीज को ट्रिप्सिनोजन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो ये सब चीज हो गया। अब आपको सब चीज क्लियर है, अब यहाँ से आप सब चीज अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम सीधे इसको खत्म करते हैं। देखिए भैया क्या लिखा है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कालीन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। क्या लिखा है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, ऑब्वियसली एक्टिव होगा, एसिडिक होगा, एंड टू मेड अल्कालीन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर इनकॉम्प्लीस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट। मतलब जो स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है, तो वहाँ पे बाइल जूस जाएगा तो थोड़ा सा इसका पीएच घटा देगा, मतलब अल्कलीन कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जो अपना यार स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच है लगभग 6.8 होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, तो 6.8 होता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। इस पर लिखा है फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द हेल्प ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, ठीक है ना। तो वहाँ पे बाइल साल्ट जो होता है ब्रेक कर देता है इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में, और एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब इसको इमल्सिफाई कर देगा। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4, वो वाला चीज, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजन फॉर डाइजेशन ऑफ लाइपेज, प्रोटीन लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाई, ये सब कुछ हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या लिखा है, कुछ ग्लैंड कंटेन किए रहते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस बता दिए। एंजाइम प्रेजेंट होता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड को, और कॉम्प्लेक्स को ग्लू कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद क्या लिखा है, डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो वाल है यहाँ पे क्या लगा होता है, सीलिया लगा होता है, सॉरी विलाई लगा होता है, वहां से हो जाएगा, ठीक है ना। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होता है, तो इसका रीजन है सरफेस एरिया को बड़ा करना। क्यों? सरफेस एरिया को बड़ा कर देना ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए। क्या हो, ज्यादा हो पाए, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए, ठीक है ना।
तो इसके लिए यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इसको बोलना है विलाई, ठीक है ना। जो विलाई होता है इसके अंदर में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये जो सारा एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर में चला जाएगा, ठीक है ना। एवरी सेल ऑफ द, वहां से फिर एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाएगा, फिर वो सारा एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा और टिश्यू और रिपेयर, टिश्यू बनेगा नया नया और बॉडी की अपनी रिपेयर होगी। और जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में बदल देंगे, वेयर इट्स ऑल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन बताया ना वो चीज, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बाकी सारे हैं ये बॉडी एनस के थ्रू बाहर हो जाएंगे। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल एक्सपिंक्चर। देखिए यहाँ पर एक स्पिंक्चर लगा हुआ है एनल कैनाल के दौरान, वरना जैसे खाओगे तुरंत बाहर निकलने लगेगा, समझ में आया। तो एनल स्पिंक्चर भी जरूरी है, ठीक है ना। तो वो चीज था, ठीक है ना। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं यार आप सब लोग को मजा आया होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ करके एक बड़ा सा पार्ट था, ठीक है ना। तो इसमें अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक। चलिए इसके बाद थोड़ा सा डेंटल कैरीज लिखा है तो इसके भी बारे में पढ़ लेते हैं। डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके काज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामिल एंड डेंटाइन। देखिए ये इनामिल क्या है, जो इनामिल जो है भैया ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये हमारा कि देखिए हम दांत बनाते हैं, ये हमारा दांत हो गया, ठीक। हम चॉकलेट खाए, वो सारा चॉकलेट यहाँ पे चिपक गया, ठीक है ना। तो माउथ के अंदर में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया कह रहे हैं, यहाँ पे माउथ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे है एंट अमीबा जिंजाविलिस, प्रोटोजोन है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एंट अमीबा जिंजाविलिस, क्या बोलते हैं, जिंजावेलिस, ठीक। ये जो है पहले बुक में लिखा रहता था, अभी एनसीईआरटी में हट गया है। तो एंट अमीबा जिंजावेलिस है, ये क्या करेगा, वैसे ही चॉकलेट को देखा तो इसके पास मुंह तो है नहीं, खा लेगा, माउथ तो है नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव, ध्यान से देखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देगा, ठीक है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देगा, इससे क्या होगा सर, जैसे ये भैया डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा तो ये जो है चॉकलेट ये टूट जाएगा, और यहाँ से शुगर वगैरह पार्टिकल में मतलब टूट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, ये खा लेगा, तो यही जो चीज है ना यहाँ पे चिपका रहता है, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा तो ये टीथ को भी नुकसान पहुंचाएगा, मतलब टीथ वगैरह में होल कर देगा। इसी को बोलते हैं कैविटी, मतलब जो टूथ की कैविटी बनती है ना, इसी प्रकार से बनती है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट बिगिन विद बैक्टीरियल एक्शन ऑन द शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड, सॉफ्ट कर, जो एसिड है सॉफ्ट कर देता है हमारी नामिल के, और मास ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद द फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्ले, ठीक है ना, दांतों में झंझनाहट वगैरह और कैविटी। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है, सलाइवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ब्रशिंग द टीथ, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार ब्रश किया जाता है, दिन में 2 बार ब्रश करो, ठीक है ना, और खा करके कुछ भी पानी पियो। चलो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम बस एक ही चीज बताते हैं, बाकी सब आप क्या करेंगे अपने बुक से देखेंगे और करेंगे। ऑटोट्रोपिक जो होते हैं अपना सेल्फ खाना बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेटरोट्रोपिक जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। ये सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, ये सब हो गया। वेयर डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, तो इन्वायरमेंट से CO2 और H2 रूट से मिल जाएगा, ठीक। एसिड इन और स्टमक का मतलब इन, ये जो है एंजाइम को, इन जो एंजाइम है उनको क्या करेगा, एक्टिवेशन, एक्टिवेट करेगा, ठीक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है, तो खाने का ब्रेक डाउन करना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में, सिंपल और एब्जॉर्बेबल, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इसका काम है, ठीक। ये सब हो गया। व्हाट इज दिस, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो कैसे होते हैं, तो इसके अंदर में बोला ना विलाई होते हैं, इसके पास न्यूमरस ब्लड सप्लाई होता है, और इस तरीके से खाना अपना पूरी की पूरी तरीके से भाई डाइजेस्ट हो जाता है। तो चलिए ये जो है अपना हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए, इसको हम अभी पॉज कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना रेस्पिरेशन वाला लेक्चर, यहाँ तक आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम एक पॉज देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पूरा अपना रेस्पिरेशन का लेक्चर कवर करेंगे, ठीक। चलिए भाई देखिए थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं, सांस ले लेते हैं 2 मिनट। अरे मास्टर सांस सांस, पहले मैं सांस लेके आता हूँ फिर सिखाता हूँ सांस कैसे लेते हैं।
हाँ भैया, तो हम आ गए फिर वापस। ठीक। चलिए जी, ये तो हमने पूरा अपना डाइजेस्टिव वाला पूरा कर लिया है। अब हम पूरा कर लेते हैं क्या, रेस्पिरेशन। ठीक ना, आज पूरा खत्म कर देंगे। क्या 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 क्या, इसलिए तो नाम रखा है ऑपरेशन, कि एक बार लग गया तो खत्म ही कर देना है। अरे, अभी सर आपका कैमरा बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, फिर बल्ले बल्ले। चलो भाई, चलो चलो चलो, चलिए जी चलिए। चलिए भाई, यहाँ पे और फिर हम जो सारा कुछ है हम इसको कवर कर लेते हैं ना। देखिए, अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन को जैसे स्टार्ट कर रहे हैं आप, इसमें दो तीन चीजें हमें खास करके देना होगा, कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों बच्चों को क्या लगता है, एक लगता है, पर दोनों के दोनों प्रोसेस एक नहीं है। ठीक है ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर थोड़ा अंतर है। उस अंतर को हम जंतर मंतर की तरह छू ना करते हुए हम उसको अंतर को पढ़ेंगे, ठीक ना। अंतर को पढ़ना जरूरी है, तभी हमारे कंसेप्ट एकदम दिमाग में चमकेंगे, चमक चमक चमक। ठीक। चलो भैया, तो हम थोड़ा सा जूम कर लिया। अब वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। ये सब तुम मिट जाओ बच्चों, मिट जा मिट जा मिट जा। देख 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 देख, सब मिट गया, जादू की छड़ी। ठीक। चलो भाई। हम्म, चलो फिर हम अभी स्टार्ट कर देते हैं अपना जो है रेस्पिरेशन। ठीक। तो देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे कि हम यार आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, पहले तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है पहला, कि वाई डू वी टेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं उसका यूज क्या है। ठीक। तो जो यार हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका यूज ये है कि जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। ठीक है ना, और जो हम सांस ले रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। समझ में है क्या, कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना, इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ दी ऑक्सीजन। ठीक है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ब्रीदिंग। यहाँ तक तो ब्रीदिंग था। और जो O2 हमारी बॉडी के अंदर में गया तो इसका कुछ काम भी तो होगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। समझ में आया क्या, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस सिंपली छोड़ देना, ये ब्रीदिंग है। और बाकी सब क्या है अपना, रेस्पिरेशन। इसके बाद जो O2 का काम है वो सब किसके अंदर में हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के में पढ़ लेते हैं। चलिए भाई, अब हम इसको भी देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो इस चीज को हमें कंफर्म करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखा है। इस एक्टिविटी के माध्यम से यार हम कंफर्म कर पाएंगे कि सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आया क्या। अच्छा, एक चीज, जैसे इंजेशन हमने नाम लिया तो वहां से कुछ आ गया। जैसे कि पूरा जो डाइजेशन है ना, इसमें चार प्रोसेस है। इंजेशन पहला प्रोसेस है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब इनगल्फिंग ऑफ फूड, बस खाना इनगल्फ कर लेना, ये इंजेशन होता है। दूसरा जो है, ये होता है डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन मतलब खाने का पचा देना, डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब पचना। ठीक है ना, जो भी न्यूट्रिएंट बना है ना वो सब एब्जॉर्ब हो जाना विलाई के थ्रू। चौथा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब उसका यूज हो जाना, स्टोर करके रखना। पांचवा क्या है, ईजेशन, ईजेशन मतलब, ईजेशन का मतलब कि डेफिकेशन, इसको डेफिकेशन भी बोलते हैं। डेफिकेशन मतलब इसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल देना, यही तो करते हैं, ऐसा डाइजेस्टिव प्रोसेस था। बस यही एक चीज छूट रहा था। चलिए भाई, तो एक्टिविटी हम देख लेते हैं कैसे हमें पता चलेगा। तो देखो लिखा है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक लाइम वाटर हम ले लेंगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद ब्लो करेंगे, मतलब यहाँ से हम फूकेंगे। ठीक है ना, नाउ नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है ना, देखिए जो लाइम वाटर है ना, इसका आप केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। लाइम वाटर से जब ये अपना CO2 रिएक्ट करता है, तो
ये जो है मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लाइम वाटर से जब CO2 रिएक्ट करेगा ना, तो ये मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल तो ऐसे लाइम वाटर है। जब यहाँ पे CO2 रिएक्ट करता है ना यार, तो ये CaCO3 और प्लस कुछ और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये जो है, ये मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये मिल्की अपीयरेंस का होता है ना, मिल्की। और ये है लाइम वाटर, ठीक है ना, ये एकदम प्लेन होता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक वाटर। तो जब इस पे CO2 से रिएक्शन कराते हैं, तो लाइम वाटर मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। यूज ए syringe पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन another test tube. Now, note how long it take for the time water it turn milky. ठीक है ना। How does tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out. ठीक, ये कैसे पता करेंगे कि कितना अमाउंट जो है हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। ठीक, तो इसको क्या बताने का भैया तरीका है, तो इसको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट, उसमें कुछ ईस्ट ऐड कर दो टू टू दिस। उसके बाद क्या लिखा है, मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वन होल्ड कॉर्क, फिट द कॉर्क इन अ बेंट ग्लास, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब विद द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. What change is observed in the lime water and how long it take for the change in color? How does still work the product of fermentation? तो इससे हम पता कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, हम आगे भी समझाते हैं आपको, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट आप याद रखें, हम आगे इसको समझाते हैं। ठीक, चलिए जी। इसके बाद क्या लिखा है, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। सही बात है, डिस्कस तो पूरा कर ही लिया। फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यूट्रिशन इज बीइंग सेल प्रोवाइड एनर्जी, ये सब कुछ लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो चीज है ना भाई, ये जो चीज है भाई 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 भाई, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और अभी रेस्पिरेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, चलो यहीं पे पढ़ा देते हैं। ये जो चीज है अपना क्या हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक, अभी हम यार आगे चल के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो रेस्पिरेशन है दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, दो तरीके के। ठीक, कौन कौन सा था, एक है AEROBIC एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, O2 के प्रेजेंस में जो फूड मटेरियल है, जो ग्लूकोज है, इनका ब्रेक डाउन करना, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, क्या करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक, और एनएरोबिक का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है क्या, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन के एब्सेंस में एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे O2 का यूज नहीं करेंगे, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये तो होता है ईस्ट वगैरह में। यही जो ईस्ट है, ये अल्कोहल बनाने के काम में आएगी, ठीक है ना। तो ये सब वही है, ठीक है क्या। तो चलिए भैया, चलिए चलिए आगे देख लेते हैं। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो ये जो है, ये क्या हो गया, इसको क्या बोल देंगे हम, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये है एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे, समझ में आ गया। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। चलिए, ये जो चीज है, इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इसका हेल्प ले लेते हैं, ताकि चीजें इजी हो जाएंगी अभी। तो इसका हम हेल्प ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, फिर हम, चलो बच्चा लोग ये मन के सच्चे अच्छे हैं शैतान। चलो भाई, इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं ना, जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा मैं आपको और इसको क्लियर दिखाना चाहता हूँ, के लिए थोड़ा सा प्रयास हमारा जारी, ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख भी पाऊंगा, ताकि अच्छे से आपको समझ। ठीक, चलो भैया, अब सारी चीजें आपको विजिबल है। तो देखिए 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 जी, देखिए देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले तो क्या होता है, जो ग्लूकोज जो हम खाने में लिए हैं, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का। कैसे पता, तो C6H12O6 यही फॉर्मूला था।
तो ये उसमें देखो 6 कार्बन है, ठीक? वहाँ से ये पता चल गया। इसके बाद साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है पाय पायरुवेट में, ठीक है ना? पायरुवेट या फिर इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? ये जो प्रोसेस चलती है साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है ना? ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यार जो है ना, ये 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। 10 स्टेप, हाँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक? तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ठीक? अब देखिए, ये जो पायरुविक एसिड है, ये फिर वही बात हो गया, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, ठीक है ना? तो पायरुविक एसिड को थोड़ी पता है कि हमारा क्या होगा। अब ये देखिए, ये जो सारे ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक? अगर ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो है प्रोसेस ईस्ट में, ईस्ट के केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं दे, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। पीने के लिए दारू, दारू, दारू पियोगे बहुत मार मारेंगे, एक दारू मत पीना, ठीक है ना? बहुत मार मारेंगे। तो ये है इथेनॉल, इथेनॉल में बदल जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगा, कुछ एनर्जी, ठीक है ना? इथेनॉल जो होता है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब आप केमिस्ट्री में आईपीएससी हटा दिया गया, वरना आप पढ़ लेते हैं ना। पर यहाँ पे ऐसे रख लो, याद रख लो, CH3CH2OH। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा हम बंद हो ड्यू टू लैक ऑफ लाइट की वजह से। तो हम रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। जस्ट ए सेकेंड, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। हाउ, ठीक है क्या? जी जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम, ये जो मेरा फिगर है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी यहाँ से यार विजिबल हो पाए, ठीक ना? एनसीईआरटी आपको विजिबल होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं। लाइट नहीं, थोड़ा सा लाइट हमारी कट गई, पर इस सीरीज को हम कंटिन्यू ही करते हैं यार, ठीक? आह, देखिए, ये जो है 10 स्टेप में अपना जो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे इथेनॉल बन गया, CO2 बन गया, एनर्जी बन गई। ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। अगर ये जो पायरुविक एसिड है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल के सेल में डाला जाएगा, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की ही वजह से हमें थकान महसूस होती है। जैसे कि हम जल्दी जल्दी जब एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही, तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। आपको अगर ये चार्ट याद करना है एग्जाम में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का मॉलिक्यूल, इथेनॉल 2 कार्बन का और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा, मतलब ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ज्यादातर एनर्जी, ठीक है ना, 36 से लेकर के 38 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर वही सारा चीज यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? तो देखिए ध्यान से, तो लिखा है यहाँ पे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर, क्या लिखा है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर respiration is immediately used to synthesize the molecule, जिसको एटीपी बोल रहे हैं, which is used to fuel all other activity in all the cell. In this process ATP is broken down giving rise to energy, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और जो रिएक्शन है ये अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ तक अभी
ये जो है अपना रेस्पिरेशन है, बाकी सब प्रोसेस हम बाद में कवर करते हैं। ओके, यहाँ पे यार हमारा थोड़ा कैमरा भी बंद हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते रहिए भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।